आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, हमारा अतीत, क्लास 6। तो ये पढ़ते हैं पहला चैप्टर क्या रहा है। पहले पढ़ते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार का व्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी की एतद द्वारा इस संविधान के अधिकृत अधिनियम और अधिकृत करते हैं। आइए देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है आपका, इसमें हम टोटल 12 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है क्या, कब और कहाँ, कैसे। आरंभिक मानव की खोज, भोजन संग्रह उत्पादन तक आरंभिक नगर, क्या बताते हैं हम किताबों और कब्रों में। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न के नए विचार। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध के त्याग किया था। ये खुशहाल गांव के समृद्ध शहर, व्यापारी राजा और तीर्थ यात्रा, नए साम्राज्य के राज्य, इमारतें, चित्र में किताबें। टोटल हमें 12 चैप्टर पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे क्या और कब और कैसे। आइए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, क्या, कब और कैसे। पहले ये पढ़ते हैं। रशीदा का सवाल क्या था। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खियों पर पड़ी। 100 साल पहले की। वो सोचने लगी कि ये कोई कैसा जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो ये लगाते हैं कैसे पता लगाएं। कैसे पता लगाएं ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो में सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार भी पढ़ सकते हो। हम ये तीनों चीज करते हैं। रेडियो भी सुन सकते हैं, टेलीविजन भी देख सकते हैं और अखबार भी पढ़ सकते हैं। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर सकते हैं हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है। तो अगला सवाल, अगला टॉपिक, अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। हमारा अतीत या किसी के भी हम बारे में क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे। हम अपने हम अपने से सबसे पुराने 100 से पहले जाकर हम उस समय अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय मानव कैसे रहते थे, कैसे खाते पीते थे, कैसे कपड़े भी पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेतों, शिकारियों, पशुपालक, कृषि, शासकों, व्यापारी, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकार या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता लग कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन से कहानियां सुना करते थे, कौन सी नाटक भी देखा करते थे, फिर कौन सी गीत गाते थे। हम अपने अतीत के बारे में भी जान सकते हैं। अब अगला सवाल, लोग कहाँ रहते थे। अगला टॉपिक है कि लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र 1 अप्रैल 2 में नर्मदा नदी को पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले लोग, अरे यहाँ आरंभिक लोगों के कुछ समय आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्रह थे कि आसपास जंगलों की विशाल संपदा परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फल और जंगल के अन्य उत्पादों को यही से संग्रह करते थे। संग्रह मतलब इकट्ठा करते थे। वो जानवरों को अकेले शिकार भी करते थे। वो जानवरों को भी शिकार करते थे। तो ये लोग अक्सर नदी यानी पानी के नदी किनारे रहते थे। जहाँ पानी जमा होता तो वहाँ किनारे रहते, क्योंकि वहाँ पर जानवर पानी पीने के लिए अक्सर आया करते, उन्हें शिकार करते थे। तो अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को पता लगाएंगे। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसल को उपजाना आरंभ किया था। तो ये क्या है, लगभग 8000
स्त्री और पुरुष सबसे पहले क्या है? गेहूं, गेहूं तथा जौ फसल उपजाने का क्रम किया, सबसे पहले उन्होंने उगाया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल, भैंस, पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया था। लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व के गढ़ों तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी को पता लगा। कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि की भी विकास हुआ था, कुछ अन्य भी थे जहाँ क्या होता, कृषि के भी उपाय विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो ऐसा बिंदुआ जो उत्तर में स्थित है। कहाँ पर? बिंदुआ, जो क्या उत्तर में स्थित है। मानचित्र की प्रकृति हम देख सकते हैं, यहाँ यमुना नदी है, नर्मदा नदी, तप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये रहा गंगा नदी, सोन नदी, और ये रहा सिंध नदी, सुलमान जो यहाँ हम बात कर रहे थे ऊपर, काबुल नदी, झेलम नदी, चेलम नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, पश्चिमी घाट, तुंगभद्रा नदी, पूर्वी घाट, पेन्नार नदी, बंगाल की खाड़ी, ये रहा अरब सागर और लक्षद्वीप। मानचित्र पर सिंध तथा उसकी सहायक नदियों को पता लगाने के प्रयास करें। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हें नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूल गंगा की इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तट इलाके पे नगरों में विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। 25 वर्ष पूर्व हुआ था वही पहले। गंगा तथा इसकी सहायक नदी तथा सोन नदी का पता लगाओ। गंगा नदी तथा उसकी नदी क्या था? सोन नदी। देख सकते हैं ये रहा गंगा नदी, ऐसे भी क्या है? सोन नदी। गंगा दक्षिणी में इन नदियों के आसपास क्षेत्र में प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। इसका शासक बहुत शक्तिशाली था और उन्होंने एक विशाल राज्य का स्थापित किया। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्य का स्थापना की गई थी। आइए थोड़ा सा मानचित्र वन इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? मानचित्र दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि। क्या नाम था? आधुनिक भारत नहीं, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देश दर्शाता है कि दक्षिण एशिया में उपमहाद्वीप छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया का समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। लोगों ने सैद्वीप उपमहाद्वीपों के एक हिस्से के दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समंदरों के कारण यात्रा जोखिम भारी होती थी। फिर भी ये यात्रा के लिए असंभव नहीं थी। अंत में कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाओं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारिक कभी काफिले में भी तो कभी जहाजों को अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा की सलाह देते एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों पर खोजने के उत्सुक यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार के जानने का अवसर मिलता है। लोग कई तरह से, कुछ लोग नए नए खोजने की आशा रखते हैं, कुछ लोग धार्मिक अपने धर्म के रिलेटेड जानने के लिए, वो भी जानने के लिए एक दूसरे से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी जगह जाते रहते थे। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? सवाल सवाल आता है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र वन में देखें, पहाड़ियों, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा कि वो ऐसा कर सकें, वो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहराई समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन से हमारी संस्कृति परंपराओं का समुद्र किया गया। कई सौ वर्ष के लोग पत्थर के तराश में संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहते थे। देश का नाम, अपने देश के लिए हम पे
इंडिया तथा भारत जैसे नामों से प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे क्या संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे हम संस्कृत में क्या सिंधु कहते हैं, जिसे संस्कृति में हम सिंधु कहा जाता है। हमने एटलस में ईरान और यूनान को पता लगाएंगे। हम एटलस एक मैप है जिसको हम क्या लगाएंगे, ईरान और यूनान को पता लगा। अब हम ईरान और क्या था, यूनान को पता लगाएंगे। एटलस के बुक में एक मैप है, उसमें हम पता लगाएंगे। लगभग 2500 वर्ष पूरे उत्तर पश्चिम को आने वाली ईरानी और यूनानी के सिंधु को हिंदूश तथा इंदोश और इस नदी के पूर्व स्थित में भूमि प्रदेश की इंडिया कहा गया। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह में उल्लेख संस्कृति का आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से भी मिलता है। ये कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद में हमें मिल जाएगा। ये इसके प्रयोग देश के होने रहेगा। तो अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे, फिर ये पढ़ लेते हैं। ताड़पातों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी है किताब। ये है आपका पांडुलिपि। किताब के बनने एक ताड़ के पत्तों पर काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। वुर्ज पेड़ पर छाल से बनी ऐसे एक पांडुलिपि तुम कहाँ देख सकते हो। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है, कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि की प्रयुक्त होने वाला मैनुस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द यानी मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भोज नामक पेड़ को छालकर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र से पर लिखी मिलती है। कहाँ पर, हिमालय क्षेत्र में मिलता है। अगला है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि के कीड़ों ने खा लिया था, कुछ नष्ट कर दी गई थी। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं के व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत लिखी हुई मिलती है, जबकि अन्य प्राकृतिक में तमिल प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेख के अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों की तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार का अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों को अपने कार्य के विवरण यानी उनकी पूरा जीवन उनका पूरा परिचय करवाया। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय में लेखा जोखा रखा करते थे। लगभग 22 से 50 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान जो अफगानिस्तान के कंधार प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। किसके नामक आदेश पर? अशोक। इस शासक के विषय तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी की लिपि प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा के प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र का प्रयोग होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों से भाषाएं में है। कौन कौन? यूनानी और अरमाइक। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाई आती थी, ये हमें बताएंगे आप लिखकर। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बने और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्व कहलाता है, आर्कियोलॉजिकल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं।
विविध पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का अवशेष, क्षेत्रों तथा मूर्ति का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व तो जैसे हम पुराने ज़माने में ईंट से घर बने हुए होते तो हम उसको खोज या कुछ हथियार ऐसे हम खोज करते रहते हैं, जो पुरातत्व में जो पत्थरों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे क्षेत्रों को मूर्ति अध्ययन करते हैं, वो औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण। लोग पहले क्या ऐसे शिकार जब करते थे तो क्या करते थे, कुछ तो हथियार होगा, तो वो पुराने ज़माने में हथियार को ये खोज कर उन्हें बताते थे कि उस ज़माने में लोग हथियार कैसे प्रयोग करते थे। बर्तन, आभूषण, कपड़ा जिसको बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं मृदभांड। बाय एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ, ये क्या एंशिएंट से प्राप्त हुआ है। इस तरह का पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता है। डाय एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह सिक्का का प्रयोग लगभग 22 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग आने वाले सिक्का कैसे भिन्न, आज हम सिक्का प्रयोग करते हैं और जमाने के सिक्का क्या भिन्न है, तथा सिक्कों की प्राप्ति की छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तु पत्थर के, पकी मिट्टी के, कुछ धातु से बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाली होती है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। जो पुरातत्व का अध्ययन करते हैं वो मछलियों और हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति का अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने के अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो जले हुए रूप में बचे रहते थे। क्या पुरातत्वविद पौधा कपड़ा का अवशेष मिले होंगे। पांडुलिपि का अभिलेख तथा पुरातत्व की ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करने के इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत में अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते हैं। स्रोत यानी सोर्सेस। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों को सहायक से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते हैं। अंत में इतिहासकार तथा पुरातत्ववाद इन जासूसों की तरह उन सभी स्रोतों का प्रयोग में सुराग के रूप में अतीत से जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम पूरा सोर्स को मिला के हम अतीत के बारे में जान जाते हैं, उनके बारे में हम पता लगा लेते हैं। उस समय के मानव कैसे रहते थे, क्या आभूषण, क्या कपड़े और क्या खाते पीते रहते थे। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के सिर्फ हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के लोग मायने, उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषक के जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय देश अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों के रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियों पकड़कर, शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते थे। इस तरह भेद अतीत भी विद्यमान था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह की भेद है। इस समय के शासक अपनी विजय को लेखा-जोखा करते, यही कारण है कि उन समय शासकों का उनकी द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरा, संग्रह, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्य को लेखा-जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन की जानने की मदद मिलती है। हालाँकि अभी भी इनके बारे में हम बहुत कुछ जानना शेष है। तिथिया का मतलब क्या है? तिथि और कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष, महीना जैसे कि 2000 इसी वर्ष तरह कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म तिथि की जाती है। अंत में 2000 वर्ष कहने के तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष के बाद से हुआ। ईसा मसीह
के जन्म पूर्व की सभी तिथियों ईसा पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 से अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं, वर्तमान में पूर्व की तिथि उल्लेख करेंगे। इतिहास का तिथि अंग्रेजी में हम बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, हिंदी में ईसा पूर्व। तथ्य पर बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है, बिफोर क्राइस्ट। कभी तो तिथि से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाते हैं। ये इनो डमनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना होता है। तत्पर ईसा मसीह के जन्म को बचता है। कभी कभी एनडी के जगह पर सीई तथा बीसी के जगह पर बीसीई के प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई के बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व को अधिकांश देशों में इससे कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत के तिथि रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले का आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपीओ अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर, प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 में दो तिथि के इनका पता लगाओगे, इनके तुम किस अक्षर के समूह में प्रयोग करोगे। अन्यथा जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि अभिलेख कठोर शतक उत्पन्न करवाए थे, जैसे इनमें से कई अभिलेख कई वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेख की लिपियों का भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इस समय के साथ अभिलेखों का प्रयोग भाषाओं को तथा लिपियों को बहुत बदलाव हो चुका है। विद्वान ये कैसे जान सकते हैं क्या लिखा था? इसके पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश के मिस्र से मिलती है। लगभग 500 वर्ष पहले ये पूर्व राजा रानी रहते थे। यहाँ शेर का मतलब क्या हुआ? एल। यहाँ पर हम देख सकते हैं उनकी चिन्ह के अनुसार उन्हें अक्षर का नाम दिया गया है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसीटा नाम एक कस्बा था। कहाँ पर? मिस्र। मिस्र की उत्तरी तट पर रोसीटा नामक कस्बा था। यहाँ एक ऐसा उत्कृष्ट पत्थर मिला जिसे एक ही लेख 3 भिन्न थे भाषाओं की लिपि, यूनानी तथा मिस्र लिपि 2 प्रकार के। कुछ विद्वान यूनानी भाषा में पढ़ सकते थे और उन्हें बताया गया कि राजा तथा रानी का नाम से छोटी सी फ्रेम में दिखाया गया। इसमें कारतूस कहा जाता है। इसे क्या? कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी भाषा तथा मिस्र के संकेत में अगल बगल रखते थे। मिस्र के अक्षरों में समानार्थक ध्वनि पहचान की, जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर का ये शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बने हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं तुम क्या? इस शेर के लिए क्या दिया गया है? एल। और ए अक्षर के लिए चिड़िया दिया गया है। चित्र बने हुए। एक बार जब उन्होंने जान लिया कि विभिन्न अक्षरों के किन्हें प्रयोग किया तो आसानी से उन्हें अभिलेख में पढ़ सकते हैं। चिड़िया देखने हम समझ लेंगे एल, उससे मिलाकर उसको पढ़ सकेंगे। आइए अब हम कल्पना करेंगे और इसकी कल्पना करके इसका लिखेंगे। समझो कि तुम एक पुस्तक को साक्षात लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों को एक सूची में तैयार करो जिन्हें तुम पुस्तक से पूछना चाहोगे। पुस्तक मतलब जो पुस्तक में जो उसको अध्ययन उसके बारे में पढ़ते हैं। पुराने लोग कैसे ईट कैसे होती थी, औजार कैसे होते थे, हड्डी इंसान मतलब वो किसका था, भेड़ का था या बकरी का था या किसका था। ऐसे में तुम सूची बना और उनसे जो अध्ययन करते हैं उनसे तुम पूछो। 5 ऐसे तैयार करो और तुम उनसे तत्व को जो अध्ययन करते हैं उनसे तुम पूछो। उपयोगी शब्द यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, प्रसक्त, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकाल लो। आइए कुछ हम इसके बारे में पढ़ते हैं, याद करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथि हैं जो कृषि कर्म कब हुआ था? 8000 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर जो 47 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा घाटी का नगर मगध को बड़ा राज्य जो 25 वर्ष पहले हुआ था। मगध बहुत बड़ी राज्य है। वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व। निम्नलिखित में सुमेल करो। नर्मदा घाटी, मगध, गोरी पहाड़ी, सिंधु तथा इसका सहायक नदी गंगा घाटी। इसको हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो आप मिलाइएगा।
नर्मदा घाटी पहला बड़ा राज्य था, ये आप मिलाएंगे। पहला राज्य आपका ये होगा मगध होगा। मगध होगा आपका पहला जो था। अखेट संग्रह गोरी लगभग 25 वर्ष पूर्व नगर, यह आपका पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 25 वर्ष पूर्व जो गंगा घाट को जो हम सिंधु और गंगा घाटी के बारे में बात कर रहे थे। आरंभिक कृषि ये कब और कहाँ हुआ था? प्रथम नगर आपका यहाँ पर दिया है, देखिए सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 47 वर्ष पूरा, तो सिंधु तथा के सहायक नदी नर्मदा, मगध, गंगा घाटी, इसमें से पता लगा कर बताइएगा, बता ही दूंगा। पांडुलिपि तथा अभिलेखों के प्रमुख अंतर बताएं। पांडुलिपि क्या है और अभिलेख क्या है, इसके बारे में एक प्रमुख अंतर बताइए। आइए हम कुछ प्रश्नों को चर्चा करते हैं। रशीदा को प्रश्न तो फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकता है। रशीदा का प्रश्न का पढ़ो और उसको उत्तर अपने शब्दों में लिखो। पुरातत्व वेदी द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तु पत्थर से बनी हो सकती है, इसके बारे में तुम लिखो। पुरातत्व द्वारा जितनी पाई जाने वाली उसका सबका सूची बनाओ, उसमें देखो कौन वस्तु पत्थर से बनी हो सकती है। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्य के विवरण क्यों नहीं करते थे, इसके तुम बारे में क्या सोचते हैं। साधारण जो स्त्री और पुरुष अपने कार्य को विवरण क्यों नहीं रखते थे। साधारण पुरुष होते हैं जो आमतौर पर होते हैं, जो महिला और पुरुष तो अपने कामों का, अपनी कार्य का, जो काम करते हैं उसका विवरण नहीं रखते। इसके बारे में तुम क्या सोचते हैं। कम से कम 2 ऐसी बात उल्लेख करो जिनमें तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन के भिन्नता में पता चलता है। आओ करके देखें और सीखें। पृष्ठ 1 यानी शिल्प का सबसे पतला अंक। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न शिल्पों को सूची बनाओ। क्या शिल्पकार का स्त्री तथा पुरुष दोनों ही होते हैं। अतीत पुस्तक के किन विषयों पर द्वारा लिखी गई, इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। ये आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। ये आपका पहला अध्याय समाप्त होता है। अब दूसरी अध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। दूसरा अध्याय था आरंभिक मानों का खोज। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आरंभिक मानों में खोज कैसे की, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।